बहुत समय पहले की बात है। सरस्वती नगर नाम के विशाल राज्य में राजा आदित्य रहता था। उसके लिए दुनिया में यदि कोई चीज़ सबसे बड़ी थी तो वह था पैसा। राजा आदित्य का मानना था कि धन के बिना मनुष्य कुछ नहीं। धन हो तो सब हो सकता है। वह अक्सर घमंड भरी आवाज़ में कहा करता, पैसे का दम हो तो सैनिकों की फौज खड़ी कर दो, महल बनवा दो, दुश्मन राज्य कुचल दो। धर्म, कर्म, मित्र, स्त्री सब पैसा ही है, बाकी सब दिखावा। धन के इस अहंकार ने जैसे राजा के रोम रोम को अपने कब्जे में कर रखा था। पर उसी महल में एक स्त्री थी जिसकी चमक राजा से कहीं अधिक थी, रानी सुमित्रा। वह सौंदर्य में जितनी अद्वितीय थी, बुद्धि में उससे भी कई गुना आगे। रानी सुमित्रा का मानना था, पैसा साधन है, साध्य नहीं। दुनिया तो बुद्धि से चलती है, धन से नहीं। रानी के विचार उतने ही शांत और पवित्र थे जितनी वह स्वयं। लेकिन रानी अपने विचार सीधे राजा के सामने रखने में संकोच करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि राजा आदित्य अपने घमंड में सच्चाई सुनने का धैर्य नहीं रखता। रानी सुमित्रा भले ही गंभीर और बुद्धिमती थी, पर दिल से बेहद कोमल भी थी। राजा अपने स्वभाव के कारण कठोर दिखता, लेकिन सुमित्रा जब कभी उसकी ओर स्नेह से देखती तो वह भी पिघल जाता। कई रातें ऐसी बीतती जब रानी अपनी मधुर आवाज़ में राजा से कहती, महाराज, धन से मनुष्य बड़ा नहीं होता, मन से बड़ा होता है। और राजा मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेता। प्रिय सुमित्रा, यह दुनिया उतनी सरल नहीं जितनी तुम सोचती हो। पर रानी जानती थी कि राजा भीतर से खाली होता जा रहा है, सिर्फ धन का सहारा उसे अंदर से तोड़ रहा है। एक दिन महल की छत पर शीतल हवा बह रही थी। रानी सुमित्रा अपने हाथों से राजा के बालों में कंघी कर रही थी। अचानक राजा ने पूछा, सुमित्रा, तुम ही कहो, इस संसार में बड़ा क्या है, धन या बुद्धि? रानी ठिठक गई। जानती थी सत्य कड़वा लगेगा, पर झूठ बोलना उसके स्वभाव में था ही नहीं। वह बोली, महाराज, यदि सच्चा उत्तर चाहते हैं तो मेरे अनुसार बुद्धि धन से बड़ी है। बुद्धि हो तो धन अपने आप आ जाता है, और बुद्धि न हो तो खजाने भी लुट जाते हैं। राजा का अहंकार आहत हो गया, उसकी आंखें लाल हो उठी। वह गरज उठा, तुम्हें अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड है? ठीक है, मैं देखता हूँ कि बिना पैसे के तुम कैसे जीती हो। राजा ने उसी क्षण हुक्म दिया। रानी सुमित्रा को नगर से बाहर एक साधारण मकान में भेज दिया गया। उसके सारे गहने उतरवा लिए गए। खर्च के लिए एक भी रुपया नहीं दिया, केवल 2 नौकर रहने की व्यवस्था के लिए दे दिए। रानी के चेहरे पर भय की एक रेखा तक नहीं थी। वह शांत स्वर में बोली, महाराज, संसार में बुद्धि ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं आपको एक दिन यह सिद्ध करके दिखाऊंगी। राजा चुप रहा, पर रानी की आंखों में छिपा आत्मविश्वास उसे असहज कर गया। नए घर में पहुंचते ही रानी सुमित्रा ने दोनों नौकरों को बुलाया। एक साफ सुथरी ईंट मंगवाई, उस ईंट को सफ़ेद कपड़े में लपेटा और अपनी मोहर लगा दी। फिर एक नौकर को आदेश दिया, यह धरोहर लेकर सेठ देवकरण के घर जाना और कहना, रानी सुमित्रा ने यह धरोहर भेजी है और अस्थायी रूप से 10,000 रुपये चाहिए। सूद सहित कुछ ही दिनों में लौटा दिए जाएंगे। नौकर चल पड़ा। सेठ देवकरण ने मोहरें देखी और समझा कि कपड़े के भीतर कोई कीमती आभूषण होंगे। वह बिना खोले ही रुपए दे बैठा। जब नौकर रुपए लेकर लौटा, रानी मुस्कुराई। धन बुद्धि से आता है, धन से बुद्धि नहीं। सुमित्रा ने तुरंत व्यापार शुरू किया, नौकरों को काम पर लगाया, लेन देन पर खुद नज़र रखने लगी। थोड़े ही दिनों में व्यापार ऐसा चला कि सेठ का पैसा सूद सहित लौटा दिया। नए मजदूर रखे, गरीबों के लिए दवाखाना खोला, आसपास नए घर बनने लगे और देखते ही देखते वहाँ एक छोटा सा नगर बस गया। सभी जगह एक ही बात फैल गई, रानी सुमित्रा के कदम पड़ते ही रेगिस्तान भी हरियाली बन जाता है। रानी के जाने के बाद राजा अकेला हो गया। उसके आसपास सिर्फ चापलूसों की भीड़ रह गई। रानी की समझदारी से ही राज्य की गाड़ी चलती थी। अब मंत्री, कर्मचारी और व्यापारी सभी राजा को लूटने लगे। कुछ ही समय में खजाने खाली, कर चोरी
सैनिकों का वेतन रुक गया, जनता असंतुष्ट और राज्य अस्त व्यस्त। राजा परेशान हो उठा। दिल बहलाने के लिए राज्य त्याग कर यात्रा पर निकल गया। राजा यात्रा पर निकला ही था कि रास्ते में एक काना आदमी आया। महाराज, मेरी एक आंख मैंने आपके पास 5,000 रुपये में गिरवी रखी थी, अब मेरी आंख वापस कर दीजिए। राजा चौंक गया। हमने कोई आंख गिरवी नहीं ली, जाओ मंत्री से बात करो। ठग बोला, महाराज, जब राजा ही चोरी करे तो प्रजा कहाँ जाए? मेरी आंख दीजिए वरना बदनामी होगी। राजा डर गया और उसे 5,000 रुपये दे दिए। थोड़ी दूर चलने पर एक लंगड़ा आदमी सामने आ जाता है। महाराज, मेरा एक पैर आपके पास गिरवी रखा है। फिर एक और ठग, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही देर में राजा का पूरा धन लुट गया। वह बेबस और खाली जेब आगे बढ़ता गया। आखिर राजा पहुंचा कनकपुर, जहां रहती थी रूप की प्रतिमा राजकुमारी माधवी। राजकुमारी माधवी ने प्रण लिया था, जो पुरुष मुझे चौसर में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी, और जो हार जाएगा वह जेल जाएगा। उसकी सुंदरता के कारण दूर दूर से लोग आते और जेल में कैद हो जाते। सैकड़ों राजकुमार जेल में थे। राजा आदित्य भी उसकी सुंदरता के किस्से सुनकर पिघल गया। उसके मन में लालसा जाग उठी, काश मैं माधवी से विवाह कर सकूं। वह राजकुमारी के अतिथि निवास में पहुंचा। कबूतर के गले में शर्तें आई। राजा ने फटकर स्वीकार किया, पर खेल में राजा हार गया और जेल भेज दिया गया। राजा के गुम होने की खबर सुमित्रा को मिली। वह पत्नी भी है और प्रेम कभी भी अपने प्रिय को संकट में नहीं छोड़ता। उसके दिल में एक दर्द उड़ता है, आदित्य ने गलती की, पर वह मेरा पति है, उसकी रक्षा मेरी भी जिम्मेदारी है। यही सोचकर वह अकेली ही निकल पड़ती है। लेकिन आगे रास्ते में वही ठग मिले। मेरी आंख गिरवी थी, मेरा पैर गिरवी था, पर अब की बार चतुर रानी सुमित्रा थी। रानी मुस्कुराई, अच्छा तो दे दो अपनी दूसरी आंख, मैं उसके वजन की आंख दे दूंगी। ठग की हालत खराब। सिपाही बुलाने पर उसने पैसे दे दिए। रानी चल दी और लंगड़े को भी उसी तरह सबक सिखाया। जहाँ राजा पैसे के घमंड में गिरा, वहीं रानी ने बुद्धि के दम पर ठगों का घमंड तोड़ दिया। रानी सुमित्रा को पता चल गया कि आदित्य जेल में है, लेकिन उसे सीधे छुड़ाना नामुमकिन था। राजकुमारी माधवी किसी आदमी को तभी छोड़ती है जब कोई नया खिलाड़ी उसे चौसर में हरा दे। इसलिए रानी ने पुरुष का वेश बनाया। लंबा सापा, काली मूछें, नीला कुर्ता। वह इतनी सुंदर थी कि पुरुष वेश में भी आकर्षक लग रही थी। पहरेदार तक उसे देखते रह गया। कोठी में पहरेदार ने खबर दी, कबूतर आया, पर्ची दी और फिर बुलावा। राजकुमारी माधवी का दरबार जगमगा रहा था। चारों तरफ महंगी झूमरें, रंगीन कालीनें और राजपुताना वैभव। लेकिन इन चमक दमक के बीच असल रोग था राजकुमारी माधवी की सुंदरता और उसके घमंड का। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे किसी मोरनी की आंखों में आग भरी हो। उसकी मुस्कान में नशा था और हर कदम में चुनौती। उधर सुमित्रा पुरुष वेश में, गंभीर और दिमाग से भरपूर, दरबार में दाखिल हुई। दरबान ने पूछा, नाम क्या है? सुमित्रा ने भारी आवाज़ में कहा, यात्री धनपाल, चौसर खेलने आया हूँ। सुमित्रा ने जानबूझकर ऐसा नाम रखा जिससे किसी को शक न हो। राजकुमारी माधवी ने अपने ऊंचे सिंहासन जैसी कुर्सी से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, कई बहादुर आए, सब हार गए, तुम क्यों आए हो? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको हराने इतना काफ़ी है। राजकुमारी माधवी के चेहरे पर हल्की सी नाराज़गी आई। चौसर सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, यह दिमाग का खेल भी है, और रानी सुमित्रा तो दिमाग की रानी थी। खेल शुरू हुआ। राजकुमारी माधवी पासा फेंकती और चाल ऐसे चलती जैसे खेल उसकी मुट्ठी में हो। लेकिन सुमित्रा ने पासे पर नज़र रखी। माधवी हर बार पासे बदल देती थी। कभी नीचे की उंगली से कोई पासा खिसकाती, कभी अंगूठे के दबाव से खास अंक निकालती। सुमित्रा ने मन ही मन कहा, समझ गई, इसी चाल से सब राजकुमार फंसे। तीसरे दौर में ही सुमित्रा ने चाल पकड़ ली। खेल के बीच एक अनोखा दृश्य हुआ। माधवी के पैर के पास से एक छोटा चूहा निकलकर भागा। माधवी घबरा गई और पैर उठाकर बोली, अरे
इसे हटाओ यहाँ से। लेकिन सुमित्रा मुस्कुराई। दोस्तों, यही क्षण था जब सब कुछ बदलने वाला था। सुमित्रा ने धीरे से कहा, राजकुमारी, आप खेल रोक दीजिए। आप चूहे से डर गई। माधवी ने चिढ़कर कहा, मैं चूहे से नहीं डरती, बस यह मेरे पैरों में आए तो अच्छा नहीं लगता। सुमित्रा ने तुरंत कहा, आप एक चूहे पर नियंत्रण नहीं रख सकती तो चौसर में एक राजा को कैसे हराती होंगी। दरबार में सन्नाटा। माधवी का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से में कहा, खेल जारी रहेगा। लेकिन सुमित्रा का ध्यान चूहे पर था और ठीक उसी समय एक बिल्ली खंबे के पीछे से निकली। सुरभि ने फांसा फेंकते हुए कहा, राजकुमारी, बुद्धि चूहे जैसी है, छोटी सही पर तेज होती है, और शक्ति बिल्ली जैसी, मोटी पर धीमी। माधवी को यह तंज सीधे दिल में चुभ गया। माधवी ने गुस्से में गलत चाल चली। जहाँ उसे अपने घोड़े को बढ़ाना चाहिए था, वहाँ उसने रथ को सीधा चलाया। सुमित्रा ने उसी क्षण अपना मोहरा घुमाकर कहा, राजकुमारी, खेल खत्म। महादेवी हक्की बकी रह गई। क्या मतलब? सुमित्रा मुस्कुराई। आपने खुद अपना रास्ता काट दिया। यही चाल आपके सारे कैदियों पर लागू होती है। आप अपनी चालों में फंसी रहती है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। नियमों के अनुसार वह चाल सच में हार वाली थी। माधवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पहली बार कोई उसे चौसर में हरा चुका था। माधवी ने हार मानकर सैनिक को आदेश दिया, सारे कैदी रिहा किए जाएं, क्योंकि शर्त ही ऐसी थी। जेल का दरवाज़ा खुला और राजा आदित्य भूखा प्यासा बिल्कुल टूटा हुआ बाहर आया। उसके सामने सुमित्रा पुरुष वेश में खड़ी थी। लेकिन पति पत्नी का प्रेम भला चेहरों के पीछे छिप सकता है? आदित्य ने देखते ही पहचान लिया। सुमित्रा, ये तुम हो? सुमित्रा के गले में आंसू उतर आए। कुछ पलों तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। आदित्य लड़खड़ाते हुए उसके पास आया और उसके हाथ थाम कर बोला, मैं गलत था। तुमने मुझे सिखाया कि बुद्धि सबसे बड़ी संपत्ति होती है, लेकिन मैंने तुम्हें अपमानित किया। सुमित्रा ने उसका चेहरा उठाकर कहा, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आई, बल्कि तुम्हें बचाने आई हूँ। दोनों की आंखें भर आई। दरबार में खड़े पहरेदार भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। राजा आदित्य की आवाज़ टूट गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें दर्द दिया। सुमित्रा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, जो बुद्धि से दूर होता है वो अहंकार से गिर जाता है। अब चलिए, हमें राज्य को वापस संभालना है। दोस्तों, रास्ते में चलते हुए सुमित्रा ने आदित्य से कहा, राजा वही होता है जो चूहे की तरह तेज हो सके और बिल्ली की तरह सिर्फ ज़रूरत पर वार करे। ताकत से राज नहीं चलता, राज बुद्धि से चलता है। आदित्य ने पहली बार दिल से सिर झुकाकर कहा, आज तुमने मुझे असली राजा बनाया है। सुमित्रा मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में प्रेम, गर्व और क्षमा सब कुछ था। जैसे ही नगर में उनकी छवि दिखी, लोग उत्साहित होकर आए। सभी ने जयकार की। राजा ने देखा कि रानी के द्वारा खोले गए दवाखाने और गरीबों के लिए बनाए गए घर कितने व्यवस्थित हैं। राजा की आंखों में अब केवल धन का मोह नहीं, बल्कि रानी की बुद्धि और प्रेम के लिए सच्चा सम्मान था। महाराज, अब समझ में आया कि असली शक्ति क्या होती है। राजा ने उसके हाथ थामते हुए कहा, अब मैं जान गया हूँ, बुद्धि, प्रेम और साहस धन से कहीं ऊपर है और तुम मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो। सुमित्रा मुस्कुराई और हल्की आंखें झपकाई। राजा ने उसे पास खींचा और हल्का सा गाल छू लिया। महल की चांदनी में उनका प्रेम चमक रहा था, जैसे सितारे उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। राजकुमारी माधवी को अब पता चला कि रानी ही वह चतुर राजकुमार थी जिसने उसे चौसर में हराया। माधवी ने अपनी हार स्वीकार की और रानी सुमित्रा ने उसे मित्रवत रूप में कहा, अब से हम एक साथ राज्य की भलाई करेंगे। तुम्हारी चालाकी, मेरी बुद्धि और राजा की शक्ति सब मिलकर राज्य को अजय बनाएगी। माधवी ने हामी भरी और दोनों राजकुमारी और रानी ने एक दूसरे को स्नेहपूर्वक गले लगाया।